हैं? आशा करता हूँ कि बहुत बहुत अच्छे होंगे। और जैसे कि आपको पता है कि जो है एमपी हॉस्पिटल असिस्टेंट का जो आप लोगों का एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ है, अ, उसी के जो है हम लोग मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हम लोग करने वाले हैं जो है आप लोग का आगामी दिनों में जिनका भी एग्ज़ाम है 1, 2, 3, 4, 5 जुलाई या 6, 7, 8 जुलाई को किसी भी दिन अगर आपका एग्ज़ाम होने जा रहा है तो बिल्कुल आपके लिए ये क्लास रामबाण सिद्ध होगा। क्योंकि जिस तरीके से प्रश्न आप लोग के एग्ज़ाम हॉल में पूछे जा रहे हैं, ये आपको भी पता है कि प्रश्नों के लेवल थोड़ा सा जो है हाई कर दिया गया है। जैसे कि आप लोग जो है पहले से मैंने कहा था कि प्रश्नों के लेवल थोड़ा सा आपको अपर देखने को मिलेगा एग्ज़ाम हॉल में, ठीक है। तो एमपी हॉस्पिटल असिस्टेंट के लिए अगर आप एक सीट पक्का करना चाहते हैं तो बिल्कुल इस क्लास को अंत तक देख लेना, क्योंकि हर एक प्रश्न आपके लिए जिस तरीके से जिन टॉपिकों से प्रश्न को अभी तक एग्जाम हॉल वाला पूछ रहा है, हमने उन्हीं टॉपिकों के आधार पे इन प्रश्नों को बनाया है। तो कहीं ना कहीं प्रश्न आपको यहीं से देखने को मिलने वाला है। तो आप लोगों का वो साइंस का क्वेश्चन हो या इंग्लिश का हो या हिंदी का हो या गणित का हो या जीके का हो, हर एक प्रश्न इस क्लास में हम कराएंगे जो प्रश्न आप लोगों के एग्जाम हॉल वाला जिन टॉपिकों से पूछ रहा है। तो इस क्लास को करने के बाद से एक तो आपको बहुत बड़ा बेनिफिट होगा, आइडिया लग जाएगा किस तरीके के कहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। चलिएगा फटाफट से हम इस क्लास को स्टार्ट कर देते हैं। ज़्यादा समय आप लोग के पास है नहीं, ठीक है। तो हम यहाँ पे कोशिश करेंगे कि बेहतर से बेहतर जो है यहाँ पे क्वेश्चनों को करा दें, ताकि आप एग्ज़ाम हॉल में बेहतर करके आएँ, ठीक है। तो मैं कहूँगा कि जितने भी मेरे दोस्त हैं इस क्लास को देख रहे हैं, वो बिल्कुल एक बार क्लास को लाइक कर दें, और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपका भी पेपर आगामी दिनों में होने जा रहा है तो बिल्कुल ही आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे तो हर एक क्लास की नोटिफिकेशन मिलेगी, क्योंकि ये क्लासेज आपको सुबह में, दोपहर में और शाम में तीनों टाइम हम करा रहे हैं। पहला प्रश्न आपके सामने कह रहा है, किसी रोगी की आंख के लेंस की धुंधलापन को दूर करने के लिए मोतियाबिंद के ऑपरेशन में किस प्रकार के जो है कृत्रिम लेंस का मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है। देखिए साइंस का प्रश्न है, ये साइंस का प्रश्न है। कह रहा है इसमें कि किस लेंस की आंख में किस लेंस का जो है उपयोग करते हैं जब धुंधला दिखाई देता है, ठीक है। इसको दूर करने के लिए मोतियाबिंद के ऑपरेशन में किस प्रकार के कृत्रिम लेंस का जो है हम लोग मुख्य रूप से उपयोग करते हैं, ये हम लोगों से पूछा गया है। तो जितने भी मेरे दोस्त बता रहे हैं कि जो है उत्तल लेंस, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। आप लोग मेरे साथ जितने भी मेरे दोस्त जुड़े हुए हैं वो कोशिश कीजिए कि प्रश्नों के उत्तर मेरे बताने से पहले आप लोग दे सके, ठीक है। अगर पता है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर दें। अगला प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश के किस रंग का जो है अवशोषण सबसे अधिक मात्रा में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर दूसरे के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे। अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में फटाफट से अपने राइट उत्तर बताओगे। जो भी मेरे दोस्त इस क्लास को देख रहे हैं अपना उत्तर बताने की कोशिश करेंगे कि जो है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान क्लोरोफिल द्वारा जो है प्रकाश के किस रंग का अवशोषण सबसे अधिक मात्रा में होता है। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं लाल और नीला का अवशोषण सबसे अधिक होता है, ऑप्शन नंबर बी उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। इसमें कहीं से आपको गलती नहीं करना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कर एक समानांतर श्रेणी का पहला पद 5 और सार्वंतर 3 है तो इस श्रेणी का 10वां पद ज्ञात कीजिए। T10 हमें निकालना है। देखिए गणित का प्रश्न है, क्लास 10th लेवल के मैथ आप लोगों से पूछा जा रहा है और ये चैप्टर से बार बार प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ठीक है। 10वां पद निकालिए, 8वां पद, 5वां पद, इस तरीके का प्रश्न आप लोगों के एग्जाम हॉल वाला पूछ रहा है गणित से। तो मैं उन्हीं प्रश्नों को कराऊंगा जो आपके एग्जाम के लिए 100% मोस्ट एक्सपेक्टेड है, जहां से प्रश्न आ रहे हैं। अब देखिए सबसे पहले आपको फॉर्मूले पता होना चाहिए। Tn बराबर, तभी तो 10वां पद निकालना है, T10 निकालना है। तो Tn बराबर होता क्या है ये अगर पता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ से T10 निकालना है तो आप T10 लिख लो।
ए मतलब होता है प्रथम पद दिया है 5 यहाँ पे, तो 5 लिख लो। एन मतलब कितना, चौथा पद निकालना है 10, तो 10 माइनस 1। डी के वैल्यू 3, ये हो जाएगा 5 प्लस 10 में से 1 जाएगा 9, तो 9 गुणे 3, तो 5 प्लस 9 गुणे 3 ना 27, 27 5 32। ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। ऑप्शन नंबर बी जिन्होंने बताया है मेरे दोस्त, उनके बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्वेश्चन आपके सामने 4 करे, यदि एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या 7 सेमी और ऊंचाई 10 सेमी है, तो उसका जो है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 4 के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ चुके हैं। जितने भी मेरे दोस्त देख रहे हैं, गणित का प्रश्न है, क्षेत्रमिति से रिलेटेड बताने की कोशिश करेंगे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एक बार फिर से कह रहा हूँ कि जितने भी मेरे दोस्त इस क्लास को देख रहे हैं, एक बार क्लास को लाइक और शेयर कर लो। और आगामी दिनों में अगर आपका एग्जाम है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो हर एक क्लास की नोटिफिकेशन मिलेगी, समझिएगा। क्या बोला गया है, लंबवृत्तीय बेलन और यहाँ पे वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, अर्थात बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता क्या है, आपको सबसे पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए, 2 पाई आर एच। बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता क्या है, 2 पाई आर एच। हम देखें तो यहाँ से सिंपल तरीके से बैठा देंगे, 2 पाई का वैल्यू 22/7 और आर का वैल्यू कितना दिया है, आर का वैल्यू यहाँ पे दिया है 7 सेमी अर्थात 7, और एच का वैल्यू 10। ये 7 से 7 कट जाएगा, 22 दूना का 44 और 10 से गुणा करेंगे तो एक जीरो लग जाएगा, अर्थात 440 वर्ग सेमी जो है अगर आपने बताया है ऑप्शन नंबर बी, तो बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। अगर आपने ऑप्शन नंबर बी को चुन रखा है तो बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 5। मध्य प्रदेश का मलांज खंड क्षेत्र पूरे देश में किस खनिज के उत्पादन के लिए शीर्ष स्थान पे है, बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 5, 5वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ चुके हैं। क्या लगता है आपको, फटाफट से अपने राइट उत्तर बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग, कि मध्य प्रदेश का मालजखंड क्षेत्र पूरे देश में किस खनिज के उत्पादन के लिए शीर्ष स्थान पे है। तो जितने भी मेरे दोस्त बता रहे हैं तांबा, उनके बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। जो भी मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर अगर बी को चुने हैं तो उनके सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है आपका अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 6। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का अंत सुनिश्चित करता है, जो समानता के मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। देखिएगा क्वेश्चन का लेवल, बिल्कुल इसी लेवल के प्रश्न आप लोगों के एग्जाम हॉल वाला पूछ रहा है, ठीक है, बिल्कुल घुमा रहा है प्रश्न, तो आपको ध्यान पूर्वक प्रश्नों को पढ़ना है, गलती नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 6, जितने भी मेरे दोस्त बता रहे हैं, 6ठे नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है, अस्पृश्यता किससे होता है, तो अनुच्छेद 17। अगर आपने ऑप्शन नंबर बी को चुन रखा है तो बिल्कुल क्लियर है। अगर आपने ऑप्शन नंबर बी को चुना है तो ये बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7। कक्षा 10वीं के पाठ्यक्रम की प्रसिद्ध कहानी नेताजी का चश्मा के लेखक कौन है, जिसमें देशभक्ति की भावना को एक चश्मे वाले के माध्यम से दिखाया गया है। क्वेश्चन नंबर 7, 7वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करोगे सभी लोग। कक्षा 10वीं के पाठ्यक्रम के प्रसिद्ध जो है कहानी नेताजी का चश्मा के लेखक कौन है, जिसमें देशभक्ति की भावना को एक चश्मे वाले के माध्यम से दिखाया गया है। क्वेश्चन नंबर 7, 7वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर हो जाएगा स्वयं प्रकाश। स्वयं प्रकाश ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। अगर आपने ऑप्शन नंबर बी को चुना है तो बिल्कुल
सही और सटीक उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि जो है अत्यधिक शब्द में कौन सा उपस्वर्ग लगा है और इसका सही संधि विच्छेद क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 8। 8वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ चुके हैं और प्रश्न में बोला गया है कि अत्यधिक शब्द में कौन सा उपस्वर्ग लगा है और इसका सही संधि विच्छेद क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 8वें के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ चुके हैं। अगर आप देखोगे तो सबसे पहले यहाँ से आधा तम मैंने बताया है कि कभी भी आता है तो आपको उसको छोटी ती में लिखना है, अति प्लस और यहाँ से य में से लिख लेगा अ, फिर धी अक अधिक। अब देख लो अति प्लस अधिक कहाँ पे दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी। और ये कौन सा संधि है, ये यण संधि का उदाहरण है। अगर आपने ऑप्शन नंबर बी को चुना है तो बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न देखिए आप लोगों के सामने इंग्लिश का प्रश्न है। क्वेश्चन आपके सामने 9वें नंबर प्रश्न में कह रहा है कि स्पॉट द एरर इन द सेंटेंस वेलो। हमें जो है यहाँ पे एरर चुनना है। लिखा है ईच ऑफ द पेशेंट्स आर शेड्यूल फॉर अ चेकअप टुमारो। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं ए बी सी डी करके। इसमें जहाँ पे भी आपको लग रहा है कि ये वर्ड यहाँ पे सेंटेंस गलत है उसको आपको बताना है। तो देखिए आर शेड्यूल जो है ये बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, चूज द करेक्ट एंटोनिम फॉर द वर्ड। हमें जो है एंटोनिम चुनना है जो वर्ड दिया गया है सेवरल। सेवरल का जो है यहाँ पे एंटोनिम जो है बताना है आपको, जो भी लगता है। ऑप्शन आपके सामने है 4 ये चारों ऑप्शन में से जो भी आपको लगता है आप कमेंट बॉक्स में बताने की कोशिश करोगे सभी लोग। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं मिल्ड, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, सेवरल का मिल्ड, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11, हमारे रक्त में पाया जाने वाला जो है हीमोग्लोबिन मुख्य रूप से किस धातु से बना एक जटिल प्रोटीन है जो ऑक्सीजन के परिवहन में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 11वें नंबर प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप स्टार लगा लेना। और मैं फिर कह रहा हूँ कि जितने भी मेरे दोस्त हैं इस क्लास को देखने वाले, प्लीज़ आप लोग क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, क्योंकि ये क्लास आपको कहीं ना कहीं सिलेक्शन दिलाने वाला है। तो आपका दायित्व बनता है, अगर आपको लगता है कि आपके लिए हमने मेहनत कर रखा है तो बिल्कुल क्लास को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। हमारे रक्त में पाया जाने वाला जो है हीमोग्लोबिन मुख्य रूप से किस धातु से बना एक जो है जटिल प्रोटीन है जो ऑक्सीजन के परिवहन में मदद करता है। तो जितने भी मेरे दोस्त बताए हैं लोहा, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। इसमें कहीं से किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 12, किसी वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी पर 60 किलोग्राम है, चंद्रमा की सतह पर ले जाने पर उस वस्तु का जो है द्रव्यमान कितना होगा। क्वेश्चन नंबर 12वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। किसी वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी पर 60 किलोग्राम है, चंद्रमा की सतह पर ले जाने पर उस वस्तु का द्रव्यमान कितना होगा। क्वेश्चन नंबर 12वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो जितने भी मेरे दोस्त बता रहे हैं 12वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर 60 किलोग्राम, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। अगर 1 मिनट क्या बोला है, किसी वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी पर 60 केजी है तो चंद्रमा पे क्या होता है भाई साहब, कोई भी वस्तु अगर पृथ्वी पे 60 केजी का है तो उसका 1/6 गुना हो जाता है चंद्रमा पे। यहाँ से काटोगे तो 10 तरह के 60, वो चंद्रमा पे 10 केजी का होगा। ठीक है, यहाँ पे पूछा गया था कि चंद्रमा पर वेट उसका कितना होगा, अगर 60 केजी का है तो 10 केजी का हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को उनके किस गुण के बढ़ते क्रम के आधार पर जो है व्यवस्थित किया गया है।
आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को उसके किस गुण के आधार क्रम के आधार पे व्यवस्थित किया गया है? क्वेश्चन नंबर 13। 13वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 13 के जो राइट उत्तर है, परमाणु क्रमांक जिन्होंने बताया है ऑप्शन नंबर बी, उनके बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है 14 कि प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का माध्य क्या होगा? प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का माध्य क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 14। 14वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का माध्य क्या होगा? तो देखिए, प्रथम 5 अभाज्य संख्या आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले क्या होता है अभाज्य संख्या? 2, 3, 5, 7, 11 बट्टा 5। आप जोड़ लो इसको, 11 7 18, 5 23, 3 26, 2 28 बट्टे 5 कर लेना, कितना हो जाएगा? 5 5 25 और 5 6 30। ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि यदि एक वर्ग का विकर्ण की लंबाई 10√2 सेमी है तो इस वर्ग का जो है क्षेत्रफल क्या होने वाला है? हमसे सीधा सीधी गणित का क्लास 10th का क्षेत्रमिति का ही प्रश्न है। देखिएगा, फॉर्मूले आपको क्षेत्रमिति में पता होना चाहिए। इसने कहा है वर्ग का विकर्ण। वर्ग का विकर्ण होता है √2 गुणे भुजा, √2 गुणे भुजा। इसने कहा है नहीं, हमारा जो है विकर्ण है ये 10√2 है, तो यहाँ से √2 से √2 कट जाएगा, अर्थात भुजा बराबर कितना आया? 10। इसने कहा है वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। क्या होता है? भुजा स्क्वायर। भुजा कितना दिया है? 10। 10 का स्क्वायर करेंगे 10 दहा का 100 वर्ग सेमी। अगर आपने ऑप्शन नंबर ए को चुन रखा है, अगर आपने ऑप्शन नंबर ए को चुन रखा है तो बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि एक निश्चित राशि पर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों का कुल ब्याज 420 रुपया है, तो वह मूलधन राशि क्या है? मूलधन राशि हमें बताना है कि मूलधन कितना है, ये आप लोगों को यहाँ पे बताने की कोशिश करना है। देखिए बिल्कुल सिंपल है, आप थोड़े से बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे तो आपको ये प्रश्न इजी लगेगा। समझ में आए तो बिल्कुल क्लास को लाइक जरूर करिएगा, ठीक है? बेहतर तरीके से यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। 10%, तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू आप निकाल लो। यहाँ से कितना होता है? 1/10, ये 10 कट जाएगा, अर्थात 1/10 फ्रैक्शन वैल्यू। आप समझ लो कि 10 रुपया है और इस पे 1 रुपया ब्याज लगेगा, अर्थात ये हो जाएगा 11 रुपया। अगर इस बार 10 रुपया है तो अगले बार कितना हो जाएगा? 11 रुपया ब्याज के बाद। 2 वर्षों का था इसलिए हमने 2 बार लिखा है। यहाँ पे गुणा करेंगे 10 दहा के 100, यहाँ पे गुणा करेंगे 11 11 121, मतलब 100 रुपया अगर आप किसी को दे रहे हो तो ये हो जाएगा आपका 2 साल बाद 121 रुपया। तो ब्याज आपको कितना मिला? 21 रुपया मिला 2 वर्षों में। ये कह रहा नहीं, ब्याज कितना मिला? 420 रुपया। यहाँ से 21 के पहाड़े में काट देंगे तो 1% का वैल्यू हो जाएगा 21 दूना 42, 20। टोटल हमारा पैसा कितना है? यहाँ पे देखो 100%, तो 100 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 2000 रुपया। हमारा जो मूलधन था ये 2000 रुपया था। अगर आपको क्लियर समझ में आया होगा, क्लियर अगर आपको लगा होगा कि हाँ ये बेहतर था, आसान मेथड से समझाया गया है, समझ में आया है, तो बिल्कुल एक लाइक जरूर कीजिएगा। मैंने आपसे कहा था तो लाइक जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि मध्य प्रदेश के किस शहर को संगमरमर की जो है नगरी कहा जाता है, जहाँ नर्मदा नदी पर प्रसिद्ध जो है भेड़ा घाट जलप्रपात स्थित है? क्वेश्चन नंबर 17वें की जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 17, मध्य प्रदेश के किस शहर को संगमरमर की नगरी कहा जाता है, जहाँ नर्मदा नदी प्रसिद्ध भेड़ा घाट जलप्रपात स्थित है? तो जितने भी मेरे दोस्त बता रहे हैं जबलपुर, ऑप्शन नंबर सी आपके बिल्कुल क्लियर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि जो है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? क्वेश्चन नंबर 18। 18वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है
बताने की कोशिश करोगे सभी लोग? तो जितने भी मेरे दोस्त बता रहे हैं भारत के राष्ट्रपति करता है ऑप्शन नंबर बी, ये आपका बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। अगर आपने ऑप्शन नंबर बी को चुना है तो ये बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 19, सांची के स्तूप का निर्माण किस मौर्य साम्राज्य ने कराया था, जो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 19वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे और एक बार क्लास को लाइक शेयर जरूर करेंगे सभी लोग, जितने भी मेरे दोस्त देख रहे हैं क्लास को शेयर कर लीजिए। और जिनका कल पेपर है, बिल्कुल आपके लिए स्पेशल क्लास शाम में 8 PM पे ला रहे हैं, आप उस क्लास को जरूर देख के एग्जाम हॉल में जाइएगा। कल जिनका भी पेपर है तो शाम के 8 PM पे आपके लिए स्पेशल क्लास लॉन्च हो रहा है, उसको जरूर देखिएगा। तो जितने भी मेरे दोस्त बता रहे हैं सम्राट अशोक, ऑप्शन नंबर सी जो है आपके बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 20, कक्षा 10वीं के पाठ्यक्रम के प्रसिद्ध जो है रेखा चित्र बाल गोविंद भगत के लेखक कौन है, जो कबीर के जो है आदर्शों पर चलने वाले एक गृहस्थ सन्यासी थे? क्वेश्चन नंबर 20वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। कक्षा 10वीं के पाठ्यक्रम के प्रसिद्ध जो है रेखा चित्र बाल गोविंद भगत के लेखक कौन है, जो कबीर के आदर्शों पर चलने वाले एक गृहस्थ सन्यासी थे? तो जितने भी मेरे दोस्त बता रहे हैं राम वृक्ष बेनीपुरी, ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, चरण कमल बंदो हरिराई, इस प्रसिद्ध पंक्ति में कौन सा अलंकार है जहां उपमेय का जो है उपमान का जो है अभेद आरोप किया गया है? क्वेश्चन नंबर 21वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा रूपक अलंकार है, ऑप्शन नंबर बी रूपक अलंकार। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, जो आंखों के सामने न हो, इस वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 22वें का राइट उत्तर बताना है आप लोगों को। इसमें कहा गया है कि जो आंखों के सामने न हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द जो है क्या होने वाला है? तो आपको बताना है कि जो आंखों के सामने न हो उसे बोलते हैं परोक्ष या अप्रत्यक्ष, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने देखिए इंग्लिश का है, कह रहा है चूज द ऑप्शन दैट करेक्टली आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ द आइडोम। ए ब्लेसिंग इन ड्यूगिज। तो क्वेश्चन नंबर 23वें के जो राइट उत्तर है आपको बताना है कि जो है समथिंग गुड दैट इज नॉट जो है रिग्जेड एट फर्स्ट। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है फिलिंग इन द ब्लैंक विथ द करेक्ट फ्रॉम ऑफ द वर्ब। हमें वर्ब की पहचान करनी है जहां पे खाली स्थान छोड़ा गया है। दैट चीफ डॉक्टर अलॉन्ग विथ दिस असिस्टेंट के बाद क्या भरा जाएगा? जस्ट अराइव्ड एट द ऑपरेशन थिएटर, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 24 के राइट उत्तर हो जाएगा हैज जस्ट अराइव्ड एट द ऑपरेशन थिएटर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, चेंज द फ्लोइंग सेंटेंस इनटू द इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच में जो है हमें इसको चेंज करना है। जो हमें दिया गया है, लिखा हुआ है कि ही सेड आई एम नॉट फीलिंग वेल टूडे। क्वेश्चन नंबर 25वें के जो राइट उत्तर है, जितने भी मेरे दोस्त बता रहे हैं कि ही सेड दैट ही वाज नॉट फीलिंग वेल दैट डे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है जो पीत रस का जो है स्राव करती है? क्वेश्चन नंबर 26वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है जो पीत रस का स्राव करती है? तो जितने भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यकृत, ऑप्शन नंबर बी आपके बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, जब एक तांबे की प्लेट को लंबे समय तक नम हवा में खुला रख दिया जाए तो उस पर जो है एक हल्की परत जमा हो जाती है। यह हरा
पदार्थ किसका जो है मिश्रण है? क्वेश्चन नंबर 27। 27वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 27 कि जब एक तांबे की प्लेट को लंबे समय तक जो है नम हवा में खुला रखा जाता है तो उस पर जो है एक हल्की हरी परत जमा हो जाती है। यह जो है हरा पदार्थ किसका मिश्रण है? तो जितने भी मेरे दोस्त बता रहे हैं CO3 और CuOH के होल OH के होल ट्वाइस का उदाहरण है, बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, किसी चालक का विद्युत प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस कारक पर जो है निर्भर नहीं करता है? किसी चालक का विद्युत प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर नहीं करता है? यहाँ पे नहीं करता है हमें बताना है, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 28, जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं कि चालक के माध्यम से बहने वाली विद्युत धारा पर निर्भर नहीं करता है। चालक के माध्यम से बहने वाली विद्युत धारा पर निर्भर नहीं करता है, बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 6 सेमी है तो इसका क्षेत्रफल क्या होने वाला है? बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लो और क्लास को लाइक कर दो। ये सवाल अगर आपको समझ में आ रहा है तो बिल्कुल बहुत सरल तरीके से हम इसको कराने वाले हैं, तो बिल्कुल एक लाइक तो बनता है इस प्रश्न के लिए। देखिएगा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि √3/4 भुजा स्क्वायर होता है। ये तो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो √3 बटे में हो जाएगा 4 और भुजा स्क्वायर का मतलब भुजा कितना दिया? 6, 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। 4 के पहाड़ा में 9 हाली, तो 9 गुणे 3, 9√3 जो है आपके बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि नीचे दिए गए आंकड़ों के माध्यिका ज्ञात करना है। नीचे जो दिया गया आंकड़ा है इसका जो है हमें क्या निकालना है? माध्यिका। तो माध्यिका होता क्या है? सबसे पहले ये जानो कि इन जो आंकड़े दिए गए हैं इसको हमें लिखना होता है पहले बढ़ते क्रम में। तो बढ़ते क्रम में लिखेंगे तो सबसे पहले 11 आएगा, 11 के बाद 12 आएगा, 12 के बाद 14 आएगा, 14 के बाद 15 आएगा, 15 के बाद 17, 17 के बाद 18, 18 के बाद 19 हो गया। अब देख लो, यहाँ से अगर हम 3 लाइन काट देते हैं और यहाँ से 3 लाइन, तो बीच में जो बचेगा वही तो माध्यिका हो जाएगा, बीच वाला हिस्सा। ऑप्शन नंबर बी, अगर आपने ऑप्शन नंबर बी को चुन रखा है तो बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि यदि द्विघात समीकरण x² - 7x + 12 = 0 के हो तो इसके दोनों मूल ज्ञात करना है। हमें मूल ज्ञात करना है। मूल आप गुणनखंड विधि से निकाल सकते हो, इसके फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो, तो जो भी आपको आता है उससे बना सकते हो। आसान होगा कि गुणनखंड निकाल दो। 12 × 12, 12 से 7 लाना है, तो हम क्या करेंगे? 4 और 3 में ऐसे तोड़ देंगे, 4 × 3 = 12 हो जाता है, प्लस का 12 हो जाएगा बराबर 0। हमने क्या किया? 12 का फैक्टर किया तो 3 × 4 = 12, तो 7 को 3 और 4 में तोड़ दिया, 3 और 4 7 होता है। अब x यहाँ से हम कमन करेंगे तो x - 3 हो जाएगा, यहाँ से 4 कमन करेंगे तो x - 3 हो जाएगा, अर्थात x - 4 एक आएगा और x - 3 आएगा। अगर आप देखोगे तो आपको क्या मिलेगा यहाँ से कि जो यहाँ पे वैल्यू बराबर 0 करोगे तो x बराबर हो जाएगा 4 और एक तो x बराबर यहाँ पे आ जाएगा 3, क्योंकि माइनस में है तो उधर जाएगा तो प्लस में। मुझे लगता है कि आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि जो है मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध जो है चंदेरी शहर अपनी पारंपरिक साड़ियों के अलावा और किस ऐतिहासिक स्मारक या किले के लिए जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 32। 32वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है, 32वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है, जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं, खूनी दरवाजा और कौशल महल के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 33। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? क्वेश्चन नंबर 33। 33वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? क्वेश्चन नंबर 33। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं, नीति आयोग का अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही और सटीक उत्तर है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहे हैं यहाँ पे मध्य प्रदेश के किस पठार को गेहूं की डलिया कहा जाता है, जहां मालवा की जो है जलवायु को चीनी यात्री फहियान ने विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु बताया था? क्वेश्चन नंबर 34।
34वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो जिनने बताया है मालवा कपटार, उनके बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहे हैं यहाँ पे कक्षा 12वीं के पाठ्यक्रम के गद्य खंड में शामिल व्यंग्य रचना लखनवी अंदाज के माध्यम से लेखक यशपाल ने किस प्रकार की तीखा कटाक्ष किया। क्वेश्चन नंबर 35वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर हो जाएगा पतनशील सामंती वर्ग और बनावटी जीवन शैली पर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि पवन शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा और इसमें कौन सी स्वर संधि है। पवन शब्द का सही संधि विच्छेद हमें करना है। पवन, अगर आप देखोगे पवन में प का मंत्र है तो यहाँ पे एक ठो मंत्र चढ़ेगा, वो का पो प्लस अन, पो प्लस क्या हो जाएगा अन। अगर पा का मंत्र रहेगा तो पौ हम लगाते, पौ प्लस अन, तो ये आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य का चयन करें। निम्नलिखित वाक्यों में हमें क्या करना है, शुद्ध वाक्य की जो है पहचान करनी। इसमें कहाँ पे शुद्ध लिखा गया है, हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। हिंदी का प्रश्न है, आप बताओगे कि शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो देखिए यहाँ शुद्ध गाय, गाय शुद्ध होती है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। यहाँ गाय का शुद्ध दूध, दूध होता है शुद्ध, ऑप्शन नंबर बी। बोला जाता है कि शुद्ध दूध चाहिए, ठीक है, शुद्ध गाय नहीं चाहिए, शुद्ध दूध होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, फिलिंग इन द ब्लैंक विथ द जो है एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। हमें प्रीपोजिशन की जो है यहाँ पे खाली जगह पे भरना है वैल्यू। लिखा है द फाइनल मेडिकल डिसीजन वाज डिस्ट्रीब्यूटेड के बाद क्या भरा जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटेड एमोंग द पैनल ऑफ 5 सीनियर डॉक्टर। ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, चूज द ऑप्शन दैट द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड, किसका, कंपेशन, कंपैशन, कंपैशन का जो है सिनोनिम्स बताना है। तो जिन्हें बताया है किट काइंडनेस या पीटी, बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। द नर्स वाल्केड क्विकली इनटू द पेशेंट रूम। इसमें हमें बताना है स्पीच, पार्ट ऑफ स्पीच, तो ये हो जाएगा एडवर्ब। ये कौन सा हो जाएगा, एडवर्ब। अगर आपने ऑप्शन नंबर बी को चुना था, ऑप्शन नंबर ए को, एडवर्ब बिल्कुल राइट होता नहीं। इसमें क्या स्पीच है ना, क्वालिटी है ना, एडवर्ब एडजेक्टिव थोड़ी ना, एडवर्ब है। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है एडवर्ब ना, ऑप्शन नंबर सी एडजेक्टिव पर लग गया था। तो इस तरीके से आज के क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे और आपसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि जितने भी मेरे दोस्त मेरे क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं शाम के 8 PM पे, तब तक के लिए धन्यवाद।